हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम एमटीयू बोलते हैं। एमटीयू मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम इस वीडियो सीरीज़ में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमटीयू क्या होता है, एमटीयू की वर्किंग कैसे होती है, वो कैसे काम करता है। एमटीयू के बाद हम आएंगे कि अगला टॉपिक पाथ एमटीयू क्या होता है। पाथ एमटीयू इसका बिगर वर्जन है और उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। पाथ एमटीयू कैसे काम करता है, पाथ एमटीयू डिस्कवरी क्या होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि ये जो टीटीएल वैल्यूज़ होती हैं आईपी हेडर में, इनका पर्टिकुलर यूज़ क्या होता है, हम क्यों इन्हें यूज़ करते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैकेटलाइजेशन पाथ एमटीयू डिस्कवरी के बारे में। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी पाथ एमटीयू की तरह ही होता है, लेकिन ये तब काम आता है जब पाथ एमटीयू फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता। तो हम इसके बारे में डीपली बात करेंगे कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। उसके बाद हम आएंगे, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि ये पाथ एमटीयू जो होता है ये दोनों डायरेक्शन में, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, दोनों डायरेक्शंस के अंदर सेम होता है या डिफरेंट होता है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक होल डिटेक्शन। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, पर हाँ, जिसको एडवांस इन डेप्थ नॉलेज होगी इस कॉन्सेप्ट की, वो आपसे पक्का पूछेगा ये। तो ये भी इससे रिलेटेड है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे कि एमटीयू और एमएसएस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर एक लार्ज एमटीयू है, एक स्मॉल एमटीयू है, किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में जब लार्ज एमटीयू की बात हुई तो हम जंबो फ्रेम की बात भी करेंगे। जंबो फ्रेम होते हैं, बेबी जाइंट फ्रेम्स होते हैं, बेबी जंबो फ्रेम्स होते हैं, तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन कैसे काम करता है, उसके फील्ड्स क्या क्या होते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन हो गया, फ्लैग्स हो गया, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट हो गया, बड़े इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन, जो ऊपर वाला फ्रेगमेंटेशन आपने देखा, वो IPv4 के लिए होता है, और इस लास्ट वाले हम बात करेंगे कि IPv6 में फ्रेगमेंटेशन होता है तो उसमें डिफरेंस क्या होता है IPv4 के कंपैरिजन में। क्या वो सेम होता है, क्या वो डिफरेंट होता है, उसके क्या क्या फील्ड्स होते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन हेडर क्या होता है और ये क्यों डिफरेंट है IPv4 से। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे MSS क्लैंपिंग क्या होता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी जैसा कि मेरा एक्सपेक्टेशन है, पर चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि MTU क्या होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब MTU क्या होता है? अब MTU को आप ये समझिए कि IPU पैकेट का मैक्सिमम साइज़ जो बिना फ्रेगमेंटेशन के सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है, उसको हम MTU कहते हैं। तो MTU कैसे पता चलता है? MTU हमेशा पता चलता है जिस भी हम राउटर की या जिस भी सोर्स की बात कर रहे हैं जहाँ से वो पैकेट भेजा जा रहा है, उसका जो ईग्रेस इंटरफेस होता है, यानी कि आउटगोइंग इंटरफेस जो होता है, उसका MTU कितना है, हम उसको कंसिडर करते हैं। इनकमिंग वाले को नहीं होता, आउटगोइंग वाले को, ईग्रेस इंटरफेस को हम कंसिडर करते हैं। उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये कितना बड़ा पैकेट भेज सकता है। अब देखिए, आपने सुना है जो MTU होता है वो 1500 बाइट्स होता है मैक्सिमम। कभी आपने ये सोचा है कि ये 1500 बाइट्स ही क्यों होता है? 1000 क्यों नहीं होता, 2000 क्यों नहीं होता, आगे पीछे और कुछ क्यों नहीं होता? 1500 का क्या लॉजिक है? देखिए, IT फील्ड में कुछ भी चीज़ बिना वजह के नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ये 1500 बाइट्स है, ये आया कहाँ से? देखिए, होता क्या है कि जब हम साइज़ की, डेफिनेशंस की और साइज़ेस की बात करते हैं कि इस फील्ड का ये साइज़ है और ये सब, वो डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के जो हेडर बनाता है। जैसे हम 1500 बाइट्स की बात कर रहे हैं, तो ये MTU किस चीज़ का MTU है? जब लेयर 2 पर ईथरनेट हेडर की बात होती है तो उसके अंदर एक, उस ईथरनेट हेडर में डेटा फील्ड होता है कि इसके अंदर कितना साइज़, कितना डेटा जा सकता है। उस फील्ड का जो एक फ्रेम साइज़ होता है वो 1518 बाइट्स होता है। यानी कि उसमें MTU की गलती नहीं है, उसमें गलती है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है जो फ्रेम साइज़ बनाया जाता है। जब पुराने ज़माने पे ये ईथरनेट हेडर और IP हेडर, TCP हेडर बने गए थे, तो उस टाइम पे कैलकुलेशन करी गई थी कि ठीक है, इसका ये ईथरनेट प्रोटोकॉल है, ये एक बारी में 1518 बाइट्स ले जा सकता है। फिर आप पूछेंगे सिर्फ 1500 क्यों MTU है, फिर 1518 होना चाहिए था। भैया, वो ईथरनेट प्रोटोकॉल है, उसका अपना भी तो हेडर होगा।
अपना हेडर होगा, उसमें से वो हेडर ऑलमोस्ट 18 बाइट्स का होता है, जिसमें FCS यानी कि फ्रेम चेक सीक्वेंस भी इंक्लूडेड होता है। उस 18 बाइट्स को जब हम हटा देते हैं तो बचता है 1500 बाइट्स, वो आपका एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इस वजह से हमें जो मैक्सिमम जो फ्रेम साइज मिला वो 1518 मिला, उसमें से घटाकर हेडर घटाकर हमें 1500 बाइट्स का मिल गया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, पुराने ज़माने के हिसाब से 1500 बाइट्स तक था। अभी हम आगे जब पहुंचेंगे, हम जंबो फ्रेम की बात करेंगे, सुपर जाइंट फ्रेम्स की बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आज की डेट में जो उन्होंने अपग्रेड किया है वो इतना शानदार किया है कि 64,000 बाइट्स तक भी पहुंचेगा MTU। हैरान मत होइए, इसी वीडियो में हम आप आगे बताएंगे कैसे पहुंचेगा और किस कंडीशन में वो होता है। उसके अलावा लेयर 2 पर जब हम लेयर 2 प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो सिर्फ ईथरनेट ही नहीं है, ईथरनेट इज़ वन ऑफ द लेयर 2 प्रोटोकॉल्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए जब हम MTU की बात करते हैं तो नॉर्मली हम 1500 बाइट्स कह देते हैं, क्योंकि हमने ईथरनेट MTU की ही बात करी है। एक्चुअली में और भी बहुत सारे हैं, जैसे इसके अलावा FDDI LAN भी होता है, FDDI LAN। आज मेरे पास अपना पेन टैब नहीं है तो उसकी वजह से माउस से लिखूंगा, उम्मीद है ठीक लगेगा। FDDI LAN, ये FDDI हो गया। तो FDDI LAN जो होता है उसका जो MTU साइज होता है वो होता है 4352 बाइट्स। अरे माउस से भी अच्छी हैंडराइटिंग आ रही है वैसे तो। 4352 बाइट्स होता है। इसी के साथ एक तीसरा भी होता है जो लेयर 2 होता है, लेयर 2 प्रोटोकॉल होता है, उसको हम बोलते हैं PPP। PPP अभी PP का होता है बहुत कम होता है, ये तो इथरनेट से भी गया गुजरा है। इसका होता है कुल 296 बाइट्स। ठीक है, अब आप देखिए हमारा इथरनेट तो फिर भी ठीक है, तो इथरनेट का 1500 बाइट्स हो गया। तो ये अलग अलग लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं जिनके रिस्पेक्टिव MTU आपके सामने हैं। तो ये डिपेंडेंसी ये मत सोचिए कि MTU सिर्फ इतना ही होता है, ये डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड है। वो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करी गई हैं जिसकी वजह से उसे फिक्स फ्रेम के अंदर रहना पड़ता है। अब देखिए इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे ये MTU होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है, ऐसे ही एक मिनिमम डेटाग्राम साइज भी होता है। तो मिनिमम डेटाग्राम साइज क्या होता है कि वो वैल्यू, वो पर्टिकुलर साइज ऑफ डेटाग्राम जिसको मैंडेटरी हर होस्ट को एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। MTU में तो क्या होता है, पैकेट जाएगा, ठीक है, और अगर किसी का MTU कम हुआ वो उसे फ्रेगमेंट कर देगा, तोड़ देगा। इसके पास ऑप्शन है या तो भेज दे या ड्रॉप कर दे या फ्रेगमेंट कर दे। जो हम बात कर रहे हैं मिनिमम डेटाग्राम साइज की, वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता, वो एग्रीड है कि हर होस्ट को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसकी जो वैल्यू होती है वो 576 बाइट्स होती है IPv4 के केसेस में। और जब हम वही मिनिमम डेटाग्राम साइज देखते हैं IPv6 के लिए, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1280 बाइट्स, 1280 बाइट्स, वो मिनिमम डेटाग्राम साइज है। तो उस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना, MTU अलग चीज़ है और मिनिमम डेटाग्राम साइज अलग होता है। अब हम आगे बात करते हैं, ये देखिए आप वैल्यू देख रहे हैं, आपने सुनी भी होगी 65535 बाइट्स ये मैक्सिमम है। तो एक्चुअली में जो IP लेयर है, जो IP प्रोटोकॉल है, ये 65,535 बाइट्स डेटा भेजने के लिए कैपेबल है, इतनी इसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन एक्चुअल में भेजा नहीं जाता, क्यों? क्योंकि IP प्रोटोकॉल तो इतना कैपेबल है, लेकिन जिस मीडियम के थ्रू, जिस लिंक लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू भेजा जा रहा है, जैसे हम ईथरनेट के थ्रू भेज रहे हैं, वो इतना कैपेबल नहीं है। कोई FDDI LAN के थ्रू भेजे वो भी इतना कैपेबल नहीं है, इस फील्ड को नहीं पहुंच पाते, इसीलिए 1500 बाइट्स पर रह जाते हैं। वरना IP प्रोटोकॉल की लिमिटेशन नहीं है, IP प्रोटोकॉल तो बहुत ज़्यादा 65535 बाइट्स तक भेज सकता है। अब आप ये सोचिए कि ये 6553 बाइट्स ही क्यों? इसका भी तो एक लॉजिक होगा ना, हम IT फील्ड में हैं, हर चीज़ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि 6553 बाइट्स क्यों। देखिए जो IPv4 हेडर के अंदर जो फील्ड होता है डेटा बाइट्स के लिए, उस फील्ड की जो लिमिटेशन होती है वो 16 बिट्स का फील्ड होता है, 16 बिट्स का। तो ये जो वैल्यू आप सामने देख रहे हैं 65535 बाइट्स, ये कैसे आती है? आप क्या करते हैं, आप 2 to the power 16 करते हैं, 2 to the power 16। क्यों? क्योंकि वो 16 बिट्स का फील्ड है। अगर यही रिजल्ट आपको IPv6 में निकालना होगा तो आप करेंगे 2 to the power 32। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो डेटा फील्ड होता है वो 32 बिट्स का होता है। तो जब हम 2 to the power 16 करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 65536। आज के लिए माफ़ कर देना भाइयों, मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है, माउस से ऐसी ही गंदी हैंडराइटिंग आएगी। तो 65536 बाइट्स आता है, उसमें से जो एक बाइट होती है, जो 6th वाली बाइट है, वो रिजर्व होती है। रिजर्व की वजह से ये हमारे पास जो रह जाता है 65535 हो जाता है। इसी की जगह पे जब हम IP36 की बात करते हैं, वो भाई साहब ये बड़ा खतरनाक है, ऑलमोस्ट 4 GB से ज़्यादा का डेटा हो जाता है 32 बिट्स में। आप करके देखना इसे, 2 to the power 32 करके देखना, 4 पॉइंट समथिंग करके लंबी सी वैल्यू आएगी। तो इतना बड़ा फील्ड हो जाता है, इसी वजह से IPv6 की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे हम और समझते हैं।
अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई देखो, अगला जो आपका राउटर पढ़ रहा है उसका एमटीयू अगर कम है तो आप फ्रेगमेंटेशन करोगे, आप बोलोगे हाँ करेंगे। फिर वो पूछेगा कि अगर किसी लिंक पर एमटीयू ज़्यादा हुआ तो क्या वो फ्रेगमेंट्स कंबाइन होंगे कि नहीं होंगे। आप वीडियो को पॉज करिए, कुछ सेकंड्स के लिए सोचिए और बताइए वो कंबाइन होंगे कि नहीं होंगे। इसका देखिए सीधा सा आंसर है। आंसर क्या है कि फ्रेगमेंटेशन हर राउटर कर सकता है, जो भी इंटरमीडिएट राउटर आएगा बीच में वो हर कोई फ्रेगमेंटेशन करेगा, वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रीअसेंबली होता है वो सिर्फ डेस्टिनेशन पर जाकर ही होता है, जहाँ पर भी हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेज रहे हैं। मतलब ये कि ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से पैकेट जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पैकेट जा रहा है डेस्टिनेशन तक, तो फ्रेगमेंटेशन तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, जिसका भी एमटीयू का इश्यू होगा। जबरदस्ती नहीं है कि करेगा ही करेगा। अगर उसका एमटीयू उसे लगता है कि भाई जो पैकेट आ रहा है उसके हिसाब से मैं सेट नहीं बैठता तो उसे फ्रेगमेंटेशन कर देगा। लेकिन इनमें से कोई भी रीअसेंबली नहीं कर सकता, रीअसेंबली हमेशा जाकर डेस्टिनेशन पे होगी। अब जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। Why is the reassembly done only at the destination host? Why not on intermediate routers? जो अभी हम बात कर रहे थे, तो इसका भी लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक क्या है? अब देखिए, आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में एक लाइन में जा रहा है, ठीक है। आपको तो ऐसा दिख रहा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन, भाई यहाँ से पैकेट जा रहा है, यहाँ से पैकेट जा रहा है, ये हुआ, यहाँ फ्रेगमेंटेशन होगा, ऐसे करते करते डेस्टिनेशन पहुँच जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जब यहाँ से पैकेट चलता है तो यहाँ से यहाँ तक का रूट तो ठीक है, जो फर्स्ट हॉप होगा वहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। इस हॉप पर अगर फ्रेगमेंटेशन हो गया, यानी कि उस जो भी हमारा पैकेट आ रहा था उसका अगर फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सारे एक साथ चलें। ये भी हो सकता है कि एक फ्रेगमेंट ऐसे करके जा रहा हो, एक फ्रेगमेंट ऐसे करके जा रहा हो, एक फ्रेगमेंट ऐसे करके जा रहा हो, जाएंगे सारे के सारे डेस्टिनेशन पर, लेकिन सबका रूट अलग अलग होगा। ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि हमारे जो सारे फ्रेगमेंट हैं, क्योंकि वो तो अब इंडिपेंडेंट डेटाग्राम बन चुके हैं ना। भाई यहाँ से एक सेगमेंट चला था, इधर से हमारा एक सेगमेंट चला था, अब वो यहाँ पर R1 पे जाके उसके फ्रेगमेंट्स हो गए। जो फ्रेगमेंट्स हुए हैं वो सब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब वो इंडिपेंडेंट होने के बाद अपने अपने रूट पर जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे, और इसको कंट्रोल करने का या गारंटी करने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सा फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम किस रूट से जाएगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ की गारंटी है कि वो डेस्टिनेशन पर ही पहुँचेंगे। इसी वजह से जो रीअसेंबली होती है वो यहाँ यहाँ और यहाँ कहीं नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो भरोसा ही नहीं है ना, यहाँ से पैकेट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पैकेट यहाँ ज़रूर पहुँचेगा डेस्टिनेशन पे। इसी वजह से जो रीअसेंबली होती है वो हमेशा डेस्टिनेशन होस्ट पर होती है, ना कि इंटरमीडिएट राउटर पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।